नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि ओडोमीटर का संबंध किससे है? तो ओडोमीटर का जो संबंध होता है वो अपने दूरी से होता है। किससे होता है? दूरी से होता है। किससे होता है? दूरी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी, यानी जो पहिए वाली जो गाड़ी होती है इसके द्वारा कितनी दूरी चली गई है उसको नापने के लिए अपन ओडोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हवा की साल नापी जाती है स्पीडोमीटर में, एनीमोमीटर में। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपके? एनीमोमीटर हो जाएगा। एनीमोमीटर का मतलब होता है इसमें वायु के बल, दिशा तथा गति को मापा जाता है। इसमें क्या होता है एनीमोमीटर में वायु का जो बल होता है, दिशा आदि को मापा जाता है। अब देखो यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन है, एरोमीटर क्या होता है, अमीटर, देखो ये अमीटर नहीं होता, अमीटर होता है, एनीमोमीटर है और आपका अल्टीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर जो अपन ने यहाँ पर देखो एक तो देखा था अमीटर। अमीटर का मतलब आपको सबको पता होगा कि अमीटर का मतलब जो होता है वो आपके क्या होता है, विद्युत धारा का माप। ये विद्युत धारा का जो मापन जो किया जाता है वो आपके किससे किया जाता है, अमीटर में किया जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म ये होती है, क्या होती है, अमीटर का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा आपका पहला ऑप्शन है वो एक बार देख लेते हैं कि एरोमीटर। एरोमीटर का जो संबंध रहता है, एरोमीटर का जो संबंध है वो आपके किससे, वायु, गैस और घनत्व और भार से। ठीक है ना, इससे हो सकता है आपके गैस का घनत्व है, ये वायु का घनत्व आदि। ठीक है ना। एक होता है एनीमोमीटर। क्या होता है आपके, एनी एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का मतलब होता है आपके पवन के वेग से, पवन के वेग का जो मापन किया जाता है वो एनीमोमीटर कहलाता है। और एक आपका होता है बच्चों अल्टीमीटर। क्या होता है आपके, अल्टीमीटर होता है। इस अल्टीमीटर का जो मतलब होता है वो होता है ऊंचाई मापन से। किससे होता है आपके, ऊंचाई मापन से आपको अल्टीमीटर का देखने को मिलता है। यानी कि जब अपन कहीं पर ऊंचाई पे जाते हैं तो अपन को हमेशा अल्टीमेट दिया जाता है कि आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है। इसे बोलते हैं ना कि अल्टीमेट आपको दे रहे हैं ऐसे, तो ऐसे करके भी इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये सारे अपन ने देख लिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हमें बिल्कुल छोटी से छोटी वस्तुओं को देखनी है तो बच्चों अपन पेरिस्कोप का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं, हाइड्रोस्कोप का या माइक्रोस्कोप का। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके माइक्रोस्कोप, यानी छोटी छोटी माइक्रो। तो माइक्रो जो चीजें होती है वो देखने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। देखो माइक्रोस्कोप को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, यानी छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। वह यंत्र जिसकी सहायता से ह्यूमन आंखों से न देखने योग्य वस्तुओं को अपन वस्तुओं को देखने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, कि आप है ना ऐसे बिना सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए अपन सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो ये सबको पता है कि भूकंप वगैरह आता है तो अपन इसको रिएक्टर पैमाना पर यूज करते हैं। ठीक है ना, तो भूकंप की जो 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 तीव्रता होती है, भूकंप की क्या होती है, तीव्रता होती है, इसको मापने में अपन किसका यूज करते हैं, रिएक्टर पैमाने का। अब देखो सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर भूकंप मापी से मापते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में सिस्मोग्राफ और हिंदी में भूकंप मापी। अब देखो रिएक्टर या रिचर स्केल क्या होती है, इसको रिएक्टर स्केल भी कहते हैं, रिचर स्केल भी कहते हैं। यानी कि भूकंप की तीव्रता को मापने का मात्रक है। भूकंप की जो तीव्रता होती है इसको मापने का जो मात्रक होता है वो आपके क्या होता है, वो बच्चों रिएक्टर होता है। क्या होता है, रिएक्टर होता है। 1935 में अमेरिकन भूगर्भवेत्ता चार्ल्स फ्रांसिस रिचर द्वारा इसका आविष्कार किया गया। ये गणितीय मात्रक है जिसकी तीव्रता 0 से 9 के बीच में होती है और प्रत्येक बिंदु दूसरे बिंदु की तीव्रता का 10 गुना अधिक होता है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार के भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें देखो प्राथमिक मतलब होता है आपके प्राइमरी होता है, मतलब पी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी होती है आपकी अनुप्रस्थ होती है या जिसे गौण तरंगे कहते हैं। इसी एस तरंगे कहलाने वाली ये सिर्फ ठोस माध्यम में चलती है। यानी अनुप्रस्थ या जो गौण तरंगे होती है ये एस तरंग कहलाने वाली ये सिर्फ ठोस माध्यम में आपको देखने को मिलती है। एक बच्चों तरंगे होती है धरातलीय तरंगे होती है। एल तरंगे कहलाने वाली ये तरंगे पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती है। देखो नाम से पता चला है धरातलीय तरंग, यानी पूरे धरातल के ऊपर चलती है। और सबसे देर से पहुंचने वाली ये तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी है। यदि ठीक है धरातल तक यदि भूकंप आ जाता है तो विनाश तो होना निश्चित ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो इसमें से आपकी भूकंप की तीव्रता को मापना है तो इसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, सिस्मोग्राफ। किसका यूज करते हैं, सिस्मोग्राफ, जिससे अपन भूकंप मापी कहते हैं।
शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? यानी कि आपकी बॉडी के अंदर यदि कुछ हो जाए, जैसे हाथ वगैरह में प्रॉब्लम हो जाए, तो बच्चों एंडोस्कोपी करते हैं। क्या करते हैं हम? एंडोस्कोपी डॉक्टर के द्वारा की जाती है। एंडोस्कोपी का अंदर देखो, एंड का स्कोपी का मतलब होता है अंदर देखना, ठीक है ना? तो अगर चिकित्सीय भाषा में समझा जाए, तो एक गैर शल्य प्रक्रिया है, जिसमें डॉक्टर के द्वारा खास तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करके रोगी के शरीर के अंदरूनी अंगों को देखकर उनका इलाज किया जाता है। दूसरा बच्चों हो जाए ईसीजी। ईसीजी जो होती है, किस रोग का पता लगाने के लिए की जाती है? मस्तिष्क, हृदय, गुर्दा या फेफड़े। बच्चों देखो, यदि ईसीजी की जाती है, तो ईसीजी आपके हृदय से संबंधित है। ईसीजी का संबंध किससे? आपके हृदय से। किससे? आपके हृदय से आपको देखने को मिलता है। इसको अपन हृदय का जो होता है, इसको अपन क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफ कहते हैं। इससे हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति की हृदय गति जांची जाती है। हृदय गति के ग्राफ, हृदय की गति का जो ग्राफ होता है, इसको अपन क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफ या शॉर्ट में ईसीजी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है कि हृदय और फेफड़े, हृदय और फेफड़े की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करता है? आप जब हॉस्पिटल जाते होंगे तब देखा होगा कि डॉक्टर अपने कानों में डाल के बैठा रहता है, ठीक है? तो वो हृदय और फेफड़ों की क्या करता है? आवाज सुनने के लिए इसका यूज करता है। तो वो बच्चों क्या कहलाता है? स्टेथोस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है? वो स्टेथोस्कोप कहलाता है। स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर किसी के शरीर के भीतर उत्पन्न होने वाले हृदय में देखो, एक तो लव डग और अन्य ध्वनियों की धड़कनों की आवाज को सुनते हैं। स्टेथोस्कोप बहु प्रवर्तन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो बच्चों जो स्टेथोस्कोप होता है, वो बहु प्रवर्तन होता है। उस सिद्धांत पे काम करता है। कौन से सिद्धांत पे? बहु प्रवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ज्ञातव्य है कि श्वसन दर स्पिरो स्पिरोमीटर से मापते हैं। यानी कि श्वसन दर है वो किससे मापते हैं? स्पिरोमीटर से। किससे मापते हैं? स्पिरोमीटर से मापते हैं। अब देखो, एक एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। ध्वनि के बहु विवर्तन से, ध्वनि के बहु अपवर्तन से। बच्चों उसमें क्या होता है? परावर्तन होता है। क्या होता है? उसमें बहु परावर्तन होता है, उसके माध्यम से ही उनके कानों तक वो आवाज पहुंचती है। नेक्स्ट है कि आपको बताना है कि इनको आपको क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो देखो, यहाँ से अपन देखते हैं। एक तो देखो बच्चों, क्या होता है? हाइग्रोमीटर होता है, एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है लैक्टोमीटर। देखो, जब भी बच्चों लैक्टो आता है, तो लैक्टोमीटर का संबंध हमेशा अपने दूध से होता है। लगभग एक ऑप्शन तो आपको पता ही होता है, ठीक है? लैक्टोमीटर का संबंध दूध से होता है, मतलब आपके 3 के अंदर 4, 3 के अंदर आपके क्या हो जाएगा? 3 में 4 ओनली को देखो आपके बच्चों एक ही ऑप्शन में ये वाला, ठीक है? मतलब सेकंड ऑप्शन में आपको देखो। तो देखो, रेडियोमीटर का संबंध किससे होगा? विकिरण से होगा। ये भी आप आराम से बता सकते हो। प्रॉब्लम होने पर आपके इसमें आती है हाइग्रोमीटर और आपके हाइड्रोमीटर में। तो देखो, हाइग्रोमीटर में आपके क्या होता है? हाइग्रो मतलब आपेक्षिक आर्द्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? आपेक्षिक आर्द्रता से संबंधित है। एक बच्चों होता है हाइड्रोमीटर, ये आपेक्षिक घनत्व से संबंधित है। अब आप देखोगे ना, तो जो घनत्व होता है बच्चों, इसको इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी में देखो डी आ रहा है, और हाइड्रो में भी आपको देखो ड दिख रहा है, हाइड्रो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हाइड्रो। ड दिख रहा है ना, हाइड्रो। ऐसे करके आप इसको देख सकते हो कि हाइड्रोमीटर का संबंध अपने आपेक्षिक घनत्व से रहता है। हाइग्रोमीटर का संबंध आपके किससे रहता है? आर्द्रता से रहता है। ठीक है ना? ये तो सारे अपन ने देख लिए, बार-बार देखने की तो ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। निम्न में से किस यंत्र के द्वारा हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है? तो देखो, आपके कन्फ्यूजन 2 ही हो सकता है। हाइड्रोमीटर, देखो हाइड्रोमीटर आ रहा है, तो मतलब घनत्व से संबंधित है। तो बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, हाइग्रोमीटर का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? कि आर्द्रता के स्तर के, द्रव के आपेक्षिक घनत्व के लिए। तो बच्चों, आर्द्रता के, आर्द्रता जो होती है उसको मापने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है? इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा उपकरण हवा का दबाव नापने के काम में आता है? यानी कि हवा का दबाव मापने में यूज करते हैं अपन। हाइरोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर या गैल्वेनोमीटर। हवा का जो दाब है, इसको मापने के लिए अपन यूज करते हैं बच्चों, बैरोमीटर का यूज करते हैं अपन। बैरोमीटर का यूज करते हैं, जिससे अपन हवा का अपन को दाब पता चल रहा है, हवा के ऊपर कितना दबाव है। अब देखो, एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्टीमीटर का उपयोग, अल्टीमीटर जो होता है, यानी अल्टीमीटर अपन किसी को कब देते हैं? जब कोई ऊंचाई पे जाता है तो अल्टीमीटर देते हैं। तो अल्टीमीटर का उपयोग आपके ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। और बच्चों, जो बैरोमीटर होता है, इसका उपयोग वायु के दाब को तथा हाइड्रोमीटर द्वारा, हाइड्रो जो मीटर होता है, कौन सा बच्चों? हाइड्रोमीटर होता है। इसके द्वारा द्रवों की आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात ज्ञात किया किया जाता है। जबकि प्लानीमीटर ये थोड़ा अच्छा है। प्लानीमीटर द्वारा, इसके द्वारा मानचित्र पर क्षेत्रफल का मापन किया जाता है। किसके द्वारा? प्लानीमीटर के द्वारा।
अब देखो, आंधी के आने से पूर्व आंधी के आने से पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर क्या होता है? सामान्य स्तर से नीचे आ जाएगा, सामान्य स्तर से ऊपर जाएगा, यानी कि आंधी तूफान आता है। यानी कि बच्चों आपके इसकी आपको 3 कंडीशन ध्यान रखनी है, वो अच्छे से देख लो पहले, फिर मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है, बैरोमीटर का पाठ्यांक बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है बच्चों, यदि एकाएक नीचे गिरता है, यानी जब एकाएक नीचे गिरता है, तो इसका मतलब है कि आंधी आने की संभावना है। आंधी आने की क्या संभावना, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक आपकी क्या है, एकाएक नीचे आ रहा है, ठीक है ना? तो क्या आपकी आंधी आने की संभावना है? बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे-धीरे नीचे गिरता है, धीरे-धीरे नीचे आ रहा है, इसका मतलब होता है कि वर्षा होने की संभावना है। जो क्या है, वर्षा होने की संभावना है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे-धीरे ऊपर चढ़ता है, यानी पाठ्यांक क्या होगा, धीमे-धीमे ऊपर चढ़ेगा, तो इसका मतलब है दिन क्या रहेगा बच्चों, साफ रहेगा। अब इसका मतलब क्या होगा, तीनों कंडीशन दे दो। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे आ जाता है, एकदम से। एकाएक नीचे आने का मतलब एकदम से नीचे आ गया, अचानक से, आराम से नहीं, एकदम से नीचे आ गया। तो बच्चों क्या होगी, आंधी तूफान होगी, क्यों आंधी तो जो तूफान होती है एकदम से आती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीमे-धीमे नीचे गिरता है, इसका मतलब क्या होगा, वर्षा होने की संभावना दिख रही है मेरे को, ठीक है? और बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि धीमे-धीमे ऊपर जा रहा है, तो मतलब आपका वातावरण क्या रहेगा, साफ रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आप आंसर क्या बताओगे? सामान्य से जो सामान्य जो स्तर होगा, इससे तो क्या आएगा, नीचे आएगा। कब? जब आंधी आएगी तब, ठीक है? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनोमीटर से जो आपके मैनोमीटर होता है, इससे किसका मापन किया जाता है? गैस के दाब का, धमनी का वेग, वायुमंडल की आर्द्रता या द्रव का घनत्व? बताओ इसमें से इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, बताओ कमेंट बॉक्स में। देखो बच्चों, मैनोमीटर होता है, इसके द्वारा गैस का जो दाब, गैस को जो दाब जो होता है, इसको मापा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता हमने बात कर ली है, आर्द्रता से संबंध आपका हाइग्रोमीटर से। और ध्वनि की जो तीव्रता होती है, ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं? ऑडियोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता, ये तो ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? तो आराम से ऑप्शन को करके भी बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता, सूर्य की जो किरण है, इसकी तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा एक्टियोमीटर। क्या हो जाएगा बच्चों? एक्टिमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टियोमीटर हो जाएगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। पौधों की जो वृद्धि होती है, पौधों की वृद्धि, इसको मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? टेस्कोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्कोग्राफ कहते हैं। इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने की थी। जबकि बैरोमीटर, और बच्चों देखो, बैरोमीटर आपने देख लिया कि बैरोमीटर क्या करता है, वायु दाब को मापता है, ठीक है ना? बैरोमीटर क्या करता है, वायु दाब को मापने का काम करता है। और टेस्कोग्राफ देख लिया अपन ने, पौधों की वृद्धि से संबंधित है। और ये तो सारे अपन ने देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पाइलियोमीटर, इसका यूज पूछो आपके। पाइलियोमीटर का प्रयोग सूर्य के धब्बे, सौर विकिरण, हवा का तापमान या पौधों का तापमान। तो बच्चों, पाइलियोमीटर होता है, पाइलियोमीटर जो होता है, जो सौर विकिरण को मापने में इसका यूज किया जाता है। पाइलियोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो सीधे सूर्य से आने वाली सौर विकिरण को मापता है। विकिरण की एसआई इकाई वॉट प्रति वर्ग मीटर। बच्चों, क्या होती है? वॉट प्रति वर्ग मीटर होती है, किसकी इकाई? आपके विकिरण की, ठीक है ना? परंपरागत रूप से पाइलियोमीटर का उपयोग मुख्य रूप से जलवायु अनुसंधान, मौसम निगरानी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अब देखो, फेदम, फेदम जो होती है मापने की इकाई, किसके बताओ मेरे को, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। फेदम मापने की इकाई, जल की गहराई को, जल के घनत्व, जल के आयतन, जल के बहाव। तो जल की जो गहराई है, इसको मापने के लिए अपन फेदम इकाई का यूज करते हैं। समुद्र की गहराई सामान्यतः फेदोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? फेदोमीटर से मापी जाती है। नॉटिकल, समुद्री दूरी नापने की इकाई है। और जो बच्चों क्या होती है, तो गहराई होती है, उसको तो किससे मापते हैं? फेदोमीटर से मापते हैं। और जो नॉटिकल मील होता है, क्या होता है बच्चों? नॉटिकल मील, वो अपने समुद्री दूरी को जो डिस्टेंस होती है समुद्र, उसको मापने में यूज करते हैं, नॉटिकल मील। दूसरा क्वेश्चन है आपकी, थर्म किसका यूनिट है? थर्म, थर्म आपके उष्मा से संबंधित है। किससे संबंधित है? उष्मा से संबंधित है। उसमें ऊर्जा का, उसमें जो ऊर्जा होता है, इसका गैर ऐसा ही मात्रक है, ये आपके 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? देखो, एनीमोमीटर की बात कर ली है, रेन गेज की बात नहीं की, नेफोस्कोप और हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर की बात कर दी अपने, आर्द्रता से संबंधित है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा? नेफोस्कोप। क्या हो जाएगा बच्चों? नेफोस्कोप हो जाएगा, जो बादलों की दिशा
और गति को मापने में काम आती है। ठीक है। एनीमोमीटर की बात की थी अपने। एनीमोमीटर ये अपनी हवा की जो शक्ति एवं उसकी गति से संबंधित है कि यह इसकी हवा की शक्ति, यानी एनीमोमीटर वो हवा से संबंधित है। रेन गेज आपके वर्षा की मात्रा। रेन गेज नाम से पता चल रहा है, रेन रेन से मतलब बारिश होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके, बोलोमीटर का प्रयोग किस, बोलोमीटर किस संबंध आपके, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बच्चों बोलोमीटर का प्रयोग किसी भी आवर्ती के विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा की मात्रा की माप करने हेतु बोलोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या मापता है? टेम्परेचर मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह उपकरण है जिसका प्रयोग पवन जो होता है, आपके पवन के बल और वेग के मापने के लिए किया जाता है? देखो अमीटर, अल्टीमीटर। देखो अल्टीमीटर का यूज कहाँ करते हैं? जो ऊंचाई को मापने के लिए। उसने बोला था कि हाइट पे जाएगा तो अल्टीमीटर देंगे। अमीटर आपकी धारा से संबंधित है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। क्या हो जाएगा? आपके एनीमोमीटर हो जाएगा। तो देखो अमीटर का यूज आपके धारा से संबंधित है, विद्युत धारा मापी से। एनीमोमीटर आपके वायु का वेग है, यानी कि वायु को अपन पवन भी कहते हैं, इसके बल आदि को मापने के अपन एनीमोमीटर का यूज करते हैं। अल्टीमीटर जब को ऊंचे पे जाता तब, और ऑडियोमीटर आपके सुनने से संबंधित है। ऐसी पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या है? देखो बच्चों सेल्सियस है, हम बोलते हैं ना 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, ऐसे। तो बच्चों इसका जो ऐसे का जो मूल मात्रक है आपके तापमान का, वो आपके केल्विन होता है। बच्चों क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है ना। ऐसे मात्रक जो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, वो कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। जो किसी भी मूल राशि या दूसरी राशि की सहायता से उत्पन्न नहीं होते, ये बेस यूनिट्स कहलाते हैं। अब देखो लंबाई को अपन किस में मापते हैं बताओ? मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या होता है? ऐसे यूनिट सेकंड होती है। और का जो मूल मात्रक होता है बच्चों क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है आपके? केल्विन होता है। आपको सेंटीग्रेड कभी नहीं करना है। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्रक जो है उनकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति ऐसे कब से लागू हुई? तो ये 1971 की बात है। 1971 से आपके लागू हुई थी। ठीक है। अब देखो यहाँ से थोड़ा कुछ देख लेते हैं कि 1971 में लागू ये पद्धति एमकेस पद्धति का परिवर्तित एवं संशोधित रूप था। इसमें मीटर, किग्रा, सेकंड का अतिरिक्त ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की जो प्रदीप की जो तीव्रता होती है उसको अपन कैंडेला सीडी से मापते हैं। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को अपन मोल में मापते हैं, जैसे 10 मोल, 15 मोल, 20 मोल ऐसे। और देखो बच्चों संवेग, संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो देखो पहले तो आपको जब भी किसी का मात्रक लिखो, उससे पहले इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखो संवेग का जो ऐसे मात्रक होता है बच्चों, वो क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका क्या है? तो आपकी क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं? न्यूटन सेकंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? न्यूटन सेकंड कह सकते हैं। क्योंकि संवेग को गति करता द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या किया जाता है? संवेग को गति करता द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात है आपकी, आपको पता है कि न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। सेकंड किसका है? समय का मात्रक है। ठीक है। त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है आपके? इसका मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। त्वरण बराबर क्या होता है? एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर, यानी कि उसके वेग में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है। अब देखो अपन को पता है कि वेग बराबर क्या होता है बताओ? वेग बराबर क्या होता है बताओ मेरे को? देखो एक बार ये देख लेते हैं, यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे अपन धनात्मक लिया जाता है। यदि वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे अपन ऋणात्मक लिया जाता है। और त्वरण का मात्रक आपकी क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। आप वेग बराबर क्या कह सकते हो? चाल, चाल अपॉन दूरी। ठीक है। वेग बराबर दूरी अपॉन समय कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वेग बराबर दूरी अपॉन समय। दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? आपके मीटर हो जाएगा। दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा। और एक समय पहले से था और एक समय और आ गया तो क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर आपके हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य का ऐसे ही मात्रक बच्चों तो वेवलेंथ होती है। तरंग दैर्ध्य होती है वो एक क्या करती है? डिस्टेंस की बातें काम करती है। क्या करती है? डिस्टेंस की बातें काम करती है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। भौतिकी में कोई साइन आकार की तरंग जितनी दूरी के बाद अपने को पुनरावृत्त करती है, यानी कि भौतिकी में कोई साइन आकार की तरंग जितनी दूरी के बाद अपने आप को पुनरावृत्त या रिपीट करती है,
उस दूरी को अपन क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसका मात्रक ऐसे मात्रक आपको मीटर होता है। अब बच्चों देखो, अपेक्षित जो घनत्व होता है यानी कि रिलेटिव जो डेंसिटी होती है, इसके प्रयोग की जाने वाली इकाई का नाम क्या है बच्चों? इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यानी कि आपकी रिलेटिव जो डेंसिटी होती है, अपेक्षित घनत्व, इसका कोई मात्रक नहीं होता। लेकिन घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान अपन आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? आपके द्रव्यमान अपन आयतन। यहाँ से आप मॉलिक्यूल घनत्व की जो आपका जो है मात्रक, वो फाइंड कर सकते हो, लेकिन इसका कोई मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? डेसिबल्स में, अल्ट्रासाउंड में, हेडफोन में, एयरफोन में। तो ध्वनि जो प्रदूषण होता है उसको मापने में डेसिबल का यूज कौन करते हैं? किसका यूज करते हैं बच्चों? डेसिबल का यूज करते हैं। डेसिबल ये ध्वनि की जो क्या होती है, प्रबलता होती है। ध्वनि की जो प्रबलता होती है, इसका मात्रक है। सामान्य वार्तालाप की जो प्रबलता लगभग 60 डेसिबल होती है। यानी अपन जो नॉर्मली अभी बात कर रहे हैं वो 60 डेसिमल में होती है। असहनीय ध्वनि प्रबलता, यानी आप इसको सहन नहीं कर सकते। बच्चों वो कितनी होती है? 120 डेसिमल तथा शोर की सीमा लगभग 85, यानी 85 डेसिमल तक है। तो अपने जैसे क्लास में शोर बच्चे मचा रहे हैं तो 85 डेसिमल्स हो जाएगा। 120 डेसिमल तक है तो आप सुन भी नहीं पाओगे, यानी कि ऐसा नहीं हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? तो बच्चों प्रकाश वर्ष इकाई आपको इसकी देखने को दूरी की देखने को मिलती है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 जूलियन वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर बच्चों क्या होता है बताओ? एक प्रकाश वर्ष बराबर आपके 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है? 15 मीटर होता है। अब देखो, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, बच्चों जो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो अपने क्या होती है? पार्सेक होती है। क्या होती है बच्चों? पार्सेक होती है। और आपको बच्चों ये भी बताना है कि मेरे को एक पार्सेक में आपके कितना होता है। तो सबसे पहले आपको बच्चों क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक पार्सेक बराबर आपके 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। बच्चों यहाँ पर ये 15 है, ठीक है ना? इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी है कि 9.46 इंटू 10 की पावर 15 है। यहाँ पर क्या बच्चों आपके 15 है, इसमें आपको कोई गलती नहीं करेगा। लो मैं लिख लेता हूँ थोड़ा बड़ा सा भी, ठीक है ना? यहाँ पर ये 15 है। कितने बच्चों ये? 15 आपको दिखेंगे, 15। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि तारों से संबंधित दूरियां, तारों से संबंधित जो दूरियां हैं उसको मापने का एक पार्सेक बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। अब देखो, ओजोन की सांद्रता को मापने वाली इकाई है ओजोन की सांद्रता। इसको मापा जाता है आपको डेप्सन में। ओजोन की जो सांद्रता होती है इसको डेप्सन में मापा जाता है। डेप्सन या डॉप्सन। कैलोरी जो होती है, ये जो उष्मा जो होती है, एनर्जी होती है, उष्मा जो होती है उसकी मात्रा की कैलोरी है। हर्ट्स होती है, इसका संबंध आपकी आवर्ती से है। हर्ट्स का संबंध किससे? आवर्ती। तो हर्ट्स आपकी आवर्ती का मात्रक है। और बच्चों जो एक हर्ट्स होता है, तो बच्चों आपके एक हर्ट्स होता है वो एक चक्र प्रति सेकंड के बराबर होता है। यानी कि एक सेकंड के अंदर कितने चक्र निकले? एक चक्र जो निकला है तो उसको हम हर्ट्ज कहेंगे। और देखो, कार्य का मात्रक जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल। इन दोनों का मात्रक बच्चों क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, कार्य हो सही या जूल हो। अब देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन है M1, यहाँ पर बच्चों M1 है, ये L2 है और T2 है। किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है? तो बच्चों यहाँ पर बताना है ये किस भौतिक राशि की आपकी विमीय है? घनत्व की है, त्वरण की है, कार्य की है, दूरी की है। तो बच्चों आपको इसको निकालना आना चाहिए। भौतिक राशियों के व्युत्पन्न के मात्रक निकालने के लिए मात्रों को बच्चों को लगानी पड़ती है। तो क्या कह रहा है कि व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मात्रकों पर जो धातें लगानी पड़ती है उसे उसके बच्चों क्या कहते हैं? उसे उसकी स्थिति क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। कार्य बराबर बच्चों क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है बताओ मेरे को? कार्य बराबर आपके बच्चों बल इंटू विस्थापन होता है। अब बताओ मम्मी, बच्चों मेरे को कि बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता है। सबको पता है एफ बराबर क्या होता है? मेरे को बताओ। एफ बराबर बच्चों आपके एम ए होता है। ठीक है, इस प्रकार आप बता सकते हो, ठीक है ना? एफ बराबर एम ए से और भी आगे इसमें सारी वैल्यू पुट करके आप क्या निकालोगे? M1 हो जाएगा। ये आपके किससे संबंधित है? द्रव्यमान से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपके एम आई है तो एम से आपके M1 हो जाएगा। L2, और देखो एल आपके लेंथ से संबंधित है जैसे मीटर वगैरह से। और टी आपके समय से, टी आपके किससे? समय से, ठीक है ना? तो आप इसको आराम से कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भोजन की ऊर्जा को किस मात्रा में मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा। तो बच्चों भोजन की ऊर्जा के लिए अपन क्या बात की है? कैलोरी। क्या बात की अपन ने? कैलोरी बात की थी। भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। इन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है। तो अभी जस्ट अपन ने देखा था कि कार्य का मात्रक भी जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपके कुछ और दे रखी है भौतिक राशियाँ, तो वो बच्चों को क्या हो जाएगी? आपकी तो प्रतिबल हो जाएगी, एक आपका दाब हो जाएगा। ठीक है? दाब, प्रेशर और आपका प्रतिबल। इन दोनों का मात्रक आपका क्या होता है? सेम होता है। ठीक है ना? इन दोनों का मात्रक आपको सेम देखने को मिलता है, प्रतिबल और दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों गीगा, हेक्टो, मेगा और टेरा। ठीक है? इसका संबंध आपके बच्चों किससे है? तो बच्चों गीगा का जो मतलब होता है, इस गीगा का मतलब होता है आपके 10 की पावर 1, 10 की पावर 9, मतलब आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10 की पावर 9। ठीक है? अब देखो, इसने तो सारे सही दे रखे हैं, एक के अंदर एक, बी के अंदर दो, तीन के अंदर सी और ऐसे। तो इस ये जो मेगा का जो मतलब है, इसका मतलब 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 है। और आपके हेक्टो, हेक्टो का मतलब होता है 10 की पावर 2। और टेरा का मतलब होता है 10 की पावर 12। टेरा का मतलब आपकी क्या होता है बच्चों? 10 की पावर 12 होती है। ठीक है? अब देखो, ऐसे पूर्वलेखनों का प्रयोग तब किया जाता है जब भौतिक राशि की मूल मात्रा की तुलना में मापी जाने वाली राशि बड़ी या बहुत छोटी होती है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे क्या है, ये डेका है, हेक्टा है, किलो है, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। ये आपको इच्छा हो तो देख लो, नहीं तो कोई इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। ठीक है? ये बच्चों 11th वगैरह में आते हैं, अपने सिलेबस के नहीं है। ठीक है ना? बेल किसकी इकाई है? बेल किसकी इकाई बच्चों? ये तीव्रता की है, पिच की है, धुंधद्री की है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो बेल जो होती है, बेल आपकी ध्वनि की इकाई होती है। बेल किसकी इकाई होती है बच्चों? ध्वनि की इकाई होती है। और एक बेल के अंदर आपके लगभग 10 डेसिबल होते हैं। कितने बच्चों होते हैं? एक बेल आपके लगभग 10 डेसिबल के इक्वल होता है। किसके डेसिबल के? 10 डेसिबल के इक्वल होता है। और नेपर, नेपर भी आपकी ध्वनि की इकाई है। नेपर भी आपकी किसकी इकाई? ध्वनि की इकाई है। नेपर और आपके डेसिबल और आपके बेल, तीन चीजें आप ये इसके आपको ध्वनि की को याद रखनी है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है? बच्चों दाब का है। किसका मात्रक है? पास्कल दाब का मात्रक है। यानी किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले विलंब बल को, यानी बच्चों जैसे कि ये कोई सतह है, यहाँ पर जो आपने क्या बल लगाया? अभिलंब बल लगाया ऐसे। तो जो इस बल को जो लगाते हो, इस बल को अपन क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। यानी किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। और इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है बच्चों? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। क्योंकि बच्चों अपन को बताया कि जो दाब पी बराबर, दाब पी बराबर क्या होता है? आपने क्या बोला कि आपके इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले, इकाई क्षेत्रफल पर का क्षेत्रफल क्या इकाई है? इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, बल क्या हो जाएगा बच्चों? आपके एफ हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा? एफ। एफ अपॉन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए बच्चों क्या होता है? एरिया होता है। एफ आपके क्या होता है? बल होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और आपके एरिया होता है हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। एरिया किस में आता है? मीटर स्क्वायर में। बाकी क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। इस बात को बच्चों आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, दाब आपके बच्चों की क्या? एक अदिश राशि है। दाब आपके क्या? एक अदिश राशि है। और इसका ऐसे ही मात्रक आपके क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। बच्चों आपकी ऊर्जा की, किसकी? आपकी ऊर्जा की है। ठीक है? किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई है। ऊर्जा की बच्चों एक क्या इकाई है? तो एक किलोवाट घंटा जो होता है वो आपके 3.6 मेगा जूल के क्या होता है बच्चों? इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? एक किलोवाट घंटा आपके 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना। 3.6 इतना याद रखो, मेगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? बच्चों आपको ध्यान रखना है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो आपके सामने पहला आता है रेडियो एक्टिव धर्मिता, जिसे अपन कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है ना? तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि बच्चों इसका जो मात्रक होता है आपके क्या होता है? क्यूरी होता है। तो बच्चों पहले ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तापमान की अपन ने बात कर ली थी, क्या होता है? केल्विन होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। सारी मैंने बात बता दी। अब देखो, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनकी सक्रियता प्रमुख क्यूरी कहलाती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की वह मात्रा जो 3.7
7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड की दर से विघटित होती है तो क्यूरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान संस्थान CDRI, CDRI ये बच्चों कहाँ पर आपके लखनऊ के अंदर, कहाँ पर आपके लखनऊ के अंदर, ठीक है ना। केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। देश का पहला औषधि शोध संस्थान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 17 फरवरी, तो 17 फरवरी 1951 इसकी स्थापना की। यह संस्था भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्था परिषद CSRI के संरक्षण में कार्य करती है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, यानी कि केंद्रीय जो भेड़ है इसका प्रजनन फार्म कहाँ पर है, लुधियाना पंजाब। तो बच्चों ज्यादातर आपके बड़े बड़े सीजन हिसार हरियाणा में देखने को कहाँ मिलते हैं, हिसार हरियाणा में देखने को मिलते हैं। तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म आपके कहाँ पर, हिसार हरियाणा में। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, एक तो अपनों को क्या करवाना, प्रजनन करवाना, प्रजनन करवाने के लिए अपन हिसार हरियाणा भेजते हैं। और केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, जो अनुसंधान किया जाता है वो आपके कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर बच्चों किया जाता है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में इसका किया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है, केंद्रीय पशु चिकित्सा। अब देखो बच्चों, जो पशु होते हैं उनकी चिकित्सा करना अपनी एक इज्जत की बात है। क्या आपकी इज्जत की बात है, ये अपने क्या पर है, आपकी इज्जत नगर बरेली, ये आपके कहाँ यूपी में देखने को मिलता है। दूसरा अपने है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, डेयरी से संबंधित पूछ रहा है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था। तो आपकी ये आपके करनाल हरियाणा में कहाँ पर है, डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ पर, करनाल हरियाणा कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर में, मैसूर में, पुणे में। तो बच्चों ये मैसूर में देखने को मिलती है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपके कर्नाटक के मैसूर में, कहाँ पर बच्चों, कर्नाटक के मैसूर में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया, सिलीडर स्वान ने, न्यूटन ने, जे बाल्डिन, डब्ल्यू बाल्टेन और डब्ल्यू सॉकले। तो वो 3 जनों ने इसका आविष्कार किया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार। देखो ट्रांजिस्टर में भी 3 दिख रहा है, इसमें भी 3, तो 3 नाम आएंगे, जो बार्डिन, डब्ल्यू बाल्टेन, डब्ल्यू सॉकले। दुनिया का पहला सफल पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में डेल लेबोरेटरीज में डब्ल्यू सॉकले के नेतृत्व में जे बार्डिन तथा डब्ल्यू बार्टेन के द्वारा किया गया। अब अच्छा देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। और देखो यहाँ पर तो ऑप्शन ऐसा ही है, तो इतना कोई आपको डिफिकल्ट होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्या हो जाएगा बच्चों, आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो पेनिसिलिन। दूसरा है कि पेनिसिलिन की खोज का श्रेय 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। पेनिसिलिन बच्चों एक आपके एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। इसका पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी एक एंटीबायोटिक है। तो बच्चों एंटीबायोटिक देखने को मिलती है, कौन, पेनिसिलिन। इसका उपयोग जीवाणु या कवकदार उत्पन्न रोगों के इलाज में किया जाता है। यानी कि एंटीबायोटिक होती है वो हमेशा बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है, आपकी बॉडी में बैक्टीरियल तो इन्फेक्शन होता है, वहां पर अपन इसका यूज करते हैं। और दूसरी जगह अपन कवक से संबंधित होता है, वहां पर भी एंटीबायोटिक यूज करते हैं। पेनिसिलिन का स्रोत है, पेनिसिलिन मुख्यतः आपके कहाँ से प्राप्त होती है बच्चों, कवक से। कहाँ से शुरू होती है, कवक से शुरू होती है पेनिसिलिन, ठीक है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि प्रो एस सी महेश्वरी अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। प्रो एस सी महेश्वरी अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं पादप उत्तक संवर्धन के क्षेत्र में। राइट आंसर आपको पहले समझ जाएगा, पादप संवर्धन क्षेत्र में जाने जाते हैं कौन, प्रो एस सी महेश्वरी, ठीक है। प्रो सतीश चंद्र महेश्वरी एवं एस मुखर्जी ने पादप उत्तक संवर्धन की श्रृंखला में धतूरे, धतूरा बच्चा होता है इसके प्रांगणों में संवर्धन सर्वप्रथम अगुणित पादप विकसित किए। जीव विज्ञान के जनक कौन है, आपको मैं बता दिया था, जीव विज्ञान के जनक आपके अरस्तु है। कौन बच्चों, आपके अरस्तु देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चों। इसी के साथ अपन इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, अच्छे से आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपको कमेंट करना है। इसी के साथ अपन वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं।